नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 के बारे में। यह वर्कशीट 26 अगस्त की है और इसमें राष्ट्रीय विकास के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में राष्ट्रीय विकास के बारे में क्या जानकारियाँ दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में अपना अध्ययन राष्ट्रीय विकास के बारे में। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी अपनी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न होने की संभावना है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाएं या सुलझाते हैं। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना जैसे सभी के लिए व्यक्ति और न्यायपूर्ण मार्ग क्या होना चाहिए, चीज़ों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा। इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। विभिन्न देशों और राज्यों में विकास की तुलना। देशों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। उच्च आय वाले देश कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित देश हैं। हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्ट में इस मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है। 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश और अमीर देश कहलाते हैं, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम है उन्हें कम आय वाले देश कहा गया है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल 1530 डॉलर प्रति वर्ष थी। जब हम किसी राष्ट्र या देश के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। वे गुण क्या हो सकते हैं? ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, शुद्ध उपस्थिति अनुपात हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये पिछड़ जाता है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है वह उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी उसे अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आप अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जो नागरिक उन उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाएं, संक्रामक रोग से सुरक्षा नहीं खरीद सकता। चीज़ें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। इसी तरह ऐसे राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस अच्छी तरह से काम करती है। शिशु मृत्यु दर या IMR उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ग की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करते हैं। यह अर्थात एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे मर जाते हैं इसे मृत्यु दर कहा जाता है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मानती है। शुद्ध उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की
कुछ संख्या है जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रभावित के रूप में स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वर्कशीट जिसमें हमने राष्ट्रीय विकास के कारकों के बारे में बात की। अब इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों की तरफ हम अपना ध्यान देते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि हमने देखा है कि अपने देश के विकास की लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उनमें से किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करें। तो दोस्तों विकास की जो धारणा के कारक होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारे देश के लिए जो आवश्यक है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को शामिल किया जा सकता है। इसको इसलिए शामिल किया जा सकता है कि हमारे देश में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अभी भी महरूम स्थिति में जीवन जीता है। उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे साधन विशेष महत्व रखते हैं। इसीलिए ये 3 कारक ऐसे हैं जिन तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों के बीच विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्रों तथा राज्यों के बीच विकास की तुलना का आधार नहीं है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की परिस्थितियां, साफ पानी, स्वच्छ वातावरण आदि को आधार बनाया जाना चाहिए। अर्थात सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही हम आधार नहीं बना सकते हैं, इसके साथ साथ अन्य सामाजिक और भौगोलिक कारकों को भी हमें विकास का आधार बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुपया विशेष से नहीं खरीद सकते जहां आप रहते हैं? ये चीज़ें विकास के लिए कैसे ज़रूरी हैं? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हरियाली, स्वच्छ हवा, शांत माहौल आदि वे चीज़ें हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन ये विकास में सहायक हैं और इन्हीं से राज्य तथा राष्ट्र का विकास होता है। दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब व्यक्ति का अपना विकास होता है तो इससे मिलकर राज्य का और राज्यों से मिलकर देश का विकास अवश्यंभावी हो जाता है और इन चीज़ों को हम किसी भी तरीके से पैसे से नहीं खरीद सकते। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य पोषण अच्छा बेहतर क्यों है? ऐसे ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है सरकार के द्वारा राशन विभाजित करना गरीब लोगों को। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इसमें लोगों के भोजन की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ऊपर हमने केरल के बारे में अध्ययन किया। अर्थात यदि सरकार के द्वारा लोगों के भोजन की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ले ली जाती है तो इससे उस देश का विकास प्रभावित होता है, क्योंकि लोग भोजन की तरफ से पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाते हैं और वो अपना ध्यान अन्य साधनों के ऊपर और लगाते हैं, जैसे शिक्षा आदि। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।